वेलकम बच्चों। आज हम गणित में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद का मतलब यह होगा कि अगर हम इसको बहुत ध्यान से अगर इसके बारे में देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि अगर हम किसी भी चीज का बहुधन पद मतलब जिसमें पदों की संख्या एक से अधिक होती है उसे हम बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर बहुपद में क्या पढ़ना है, बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहेंगे, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी हमें होना बहुत आवश्यक है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद क्या है? तो जब पदों की संख्या एक से ज्यादा होगी, जब पदों को हम एक से अधिक पदों में या किसी भी समीकरण को हम एक से ज्यादा पदों में व्यक्त करते हैं तो वो बहुपद होता है। अब एक से ज्यादा पदों में व्यक्त करने का तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे हम ये लिखते हैं कि मान लीजिए एक समीकरण है 2x का वर्ग धन 5x धन 3। तो इसे हम अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पर पदों की संख्या अगर हम गिने तो एक पद, दो पद और तीन पद, मतलब ये तीन पद वाला है तो ये त्रिपदी कहलाएगा। अगर यहाँ पर हमने 2x धन 4 लिख दिया तो यहाँ पर दो पद हैं तो ये द्विपदी कहलाएगा। अगर हम केवल यहाँ पर 4 लिख देते हैं या यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं तो ये एक पद कहलाता है। तो इस प्रकार ये एक पदी होगा, ये होगा द्विपदी और ये हो गया त्रिपदी। वैसे ही हम आगे देखते हैं कि 4 पद अगर जिसमें है तो वो 4 पदी होगा, 5 पद है। तो इस प्रकार बच्चों हम आगे बढ़ते जाते हैं, देखते हैं कि पदों की संख्या बढ़ती है। तो हम सारे पदों को उतने साथ नाम नहीं ले सकते, इसलिए हमको एक कॉमन एक नाम आता है और वो होता है बहुपदी। तो बहुपदी से बहुपद बना है जब पदों की संख्या किसी समीकरण में एक से ज्यादा होती है। एक से ज्यादा होने का जो पद है, जैसे कि अभी हमने देखा एक पदी के बाद द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, पंचपदी, षष्ठपदी, इस तरह से। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि इसमें जो है बहुपद को हम व्यक्त कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बहुपद को व्यक्त करने के लिए जो संकेत होते हैं कि ये px, इसका मतलब ये होता है कि ये x चर का बहुपद है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोष्टक के अंदर अगर हम x लिख रहे हैं तो x लिख रहे हैं मतलब हमारा जो समीकरण बनेगा बहुपद का वो x के रूप का होगा। मतलब जैसे हमने px बराबर मान लीजिए लिख दिया कि 4x का घात 4 धन 3x का वर्ग धन 5x धन 7। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये बहुपद अगर x चर का है तो यहाँ पर जितने भी समीकरण में चर आएंगे वो x के रूप में होंगे। ये आप बिल्कुल ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ पर आपने px लिखा और ये 4y का घात 4 लिख दिया तो जहां पर ये y के रूप में हो गया और ये y के रूप में हो गया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये y का है तो ये बहुपद py के रूप में होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बहुपद को पहचानते हैं। यहाँ पर जिस चर के रूप में रहेगा वो होगा। तो अब ये अगर हम इसके पदों की संख्या देखें तो 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 पद हैं तो ये चतुर्थपदी बहुपद होगा। तो ये बहुपद को व्यक्त करने का तरीका हो गया। तो बहुपद को हम px, py, pu, pv इत्यादि प्रकार से हम इनको व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो समीकरण के रूप में हम उसको लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, बहुपद क्या है, बहुपद के कितने प्रकार होंगे और बहुपद को व्यक्त करने का तरीका, ये हमने देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बहुपद का ये तो उसके एग्जाम्पल्स हुए, उदाहरण हुए, लेकिन यहाँ पर हमको देखना है कि इसका मूल रूप क्या होगा, यह बहुपद किस रूप में होता है या इसका मूल रूप क्या होगा। तो इसके मूल रूप को अगर हम देखें तो ये जो होता है ये इसको हम व्यक्त करें अगर px के रूप में, मतलब ये हमको समझ में आता है कि x चर का बहुपद होना चाहिए। अब जब ये x चर का बहुपद है तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब और डैश 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 और an x की घात n।
ये बहुपद का व्यापक रूप है, या बहुपद को हम व्यापक रूप में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर a0, a1, a2, a3 डैश 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 an ये सारे अचर पद होते हैं। और यहाँ हमने पहले बता दिया है कि x जो है वो चर है, मतलब ये x चर का बहुपद है। अब यहाँ एक शब्द आया है अचर पद, तो अचर पद आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको याद दिला देता हूँ कि अचर पद जिनका मान निश्चित होता है, जिसको हम नहीं बदल सकते हैं, वो अचर पद कहलाते हैं। तो गणित में जनरली हम a0, a1, ab प्रकार के a, b, c, d इस तरह के जो भी संकेत होते हैं उनको हम अचर के रूप में मान लेते हैं, और x, y, z ये अचर पद ना मान के इसको हम चर मान लेते हैं। ये अपनी सुविधा के अनुसार है। बाकी इसके बारे में अगर हम विस्तृत बात करें तो काफी वो हो जाएगा, इसलिए अभी हम केवल इतना लेके चल रहे हैं जो अपने लेवल में है, वो है a0, a1, a2, a3 जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे अचर पद होंगे, और ये बहुपद x चर का है। अब बच्चों इसमें एक बात हमको जो विशेष तौर पे देखने का है, इसमें अगर आप a0 को केवल ले लेते हो तो ये एक पदी हो जाएगा, a0 से a1 तक का लोगे तो आपको द्विपदी हो जाएगा, और यहां से यहां तक लोगे तो आपको त्रिपदी हो जाएगा। इस तरह से ये चलता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल a0 ही एक पदी है। अगर आप a1x को भी केवल आपका बहुपद एक पद का भर होगा, चाहे वो a1x के रूप में हो, a2x स्क्वायर के रूप में हो, a3x क्यूब के रूप में हो, तो वो एक पद वाला बहुपद कहलाएगा। अगर आप दो पद ले लेते हो तो वो दो पद, मतलब केवल आपको पदों की संख्या देखनी है। अब ये जो है एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, जिसको अपन एक पद जो होता है जिसको अपन अंग्रेजी में मोनोमियल कहते हैं, दो पद होता है तो बाइनोमियल कहते हैं, तीन होगा तो ट्राइनोमियल, चार होगा तो टेट्रा। इस तरह से अगर हम चलेंगे तो जहां n पद है तो उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। तो कहने का मतलब बहुपद को अगर हम अंग्रेजी में जानना चाहें तो पॉलिनोमियल इसका मीनिंग होता है, पॉलिनोमियल्स जो। अब बच्चों बहुपद को पहचानना या बहुपद के लिए और आगे जो हमारे पास बात होगी उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात जो पावर होगा, डिग्री होगी, वो बहुपद की घात जो है आप समीकरण को देखोगे और समीकरण में x की सबसे बड़ी घात ही उस बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे हमने ये बहुपद का मूल समीकरण जो व्यापक समीकरण कह रहे हैं, और इस व्यापक समीकरण में देखे तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात n है, तो ये इसकी घात जो होगी वो n घात का बहुपद है। जैसे हम एक बहुपद का एग्जांपल लिख लेते हैं कि जैसे px बराबर 7x का पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। यहाँ इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये चार पदीय बहुपद है, पदों की संख्या इसमें 4 है, लेकिन जब हम इसकी घात के बारे में विचार करते हैं तो इनमें जितने भी x हैं उसके ऊपर घात को हम देखें तो यहाँ पर इस पहले वाले पद में x की घात 5 है, दूसरे वाले में 2 है, इसमें 1 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी घात कितनी है, 5 है। तो ये जो है इसकी घात अगर हमें पूछा जाएगा तो ये कहलाएगा 5 घात वाला बहुपद। अगर इसी के जगह में आपको 7 दे देता, 4 दे देता, 2 दे देता, जिस प्रकार से भी आपको घात देता, तो आपको ध्यान ये रखना है कि समीकरण में जो x की सबसे बड़ी घात होगी वही उस बहुपद की घात कहलाती है। ये बच्चों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब ये घात के बारे में हमने देख लिया, और ये कितने पद वाला बहुपद है, तो यहाँ पर ये 4 पद वाला बहुपद है। तो इसमें पदों की संख्या 1, 2, 3 और 4 है, तो 4 पद है इसलिए 4 पदी बहुपद है ये, और इसकी घात 5 है इसलिए ये पंचघातीय बहुपद। ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर हमको मान लीजिए परीक्षा में पूछा जाता है कि ये आप बताइए
कि ये बहुपद है कि नहीं। अगर ये है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर मैं आपको एक समीकरण लिख के देता हूं कि px बराबर x का वर्ग धन 2 वर्गमूल x धन 4, ये एक समीकरण है जो बहुपद के रूप का है, और ये तीन पदी बहुपद है या नहीं है इसके बारे में अभी हमको बात करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो यहाँ पदों की संख्या 3 दिख रही है, x का वर्ग धन 2 वर्गमूल x धन 4। अब बात हमें ये करना है कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। अब हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह बनता है कि ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपद के बारे में है या नहीं इसको कैसे जानेंगे? जिसको थोड़ी भी अगर बहुपद के बारे में जानकारी है वो स्पष्ट तौर पे इसको बता सकता है, लेकिन अगर जिसने अपने मन से सोचना शुरू किया वो निश्चित तौर पे गलत करेगा। वो ये है कि आपको केवल और केवल एक शॉर्टकट टेक्निक यही है बच्चों, मैं बता देना चाहता हूं आपको। वो ये है कि अगर हमारे पास किसी भी समीकरण में चर अगर आपको करनी के रूप में मिलता है, करनी मतलब जिसको बोलते हैं अपन वर्गमूल के रूप में, चाहे वो वर्गमूल हो या 3 घात वाला मूल हो, चाहे 4 घात वाला मूल हो, या जितने भी हो, लेकिन उसके अंदर अंडर रूट वाला कंडीशन होना चाहिए। वर्गमूल के रूप में अगर दिखता है तो वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि आप जब बहुपद का व्यापक समीकरण देखते हो, मूल समीकरण देखते हो, आप ये देखते हो कि इसमें x में किसी में भी ऐसा करनी का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो जब इसमें कोई करनी का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो इसके आधार पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो दूसरा पद है जिसमें x के ऊपर में करनी का चिन्ह लगा हुआ है, तो जब ये करनी का चिन्ह लगा हुआ है तो उसके आधार पर हम बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। तो हमको ये पहचानने के लिए आना चाहिए कि बहुपद है या नहीं। तो जो, और इसको अगर अपन गणित की भाषा में कहें तो वर्गमूल x जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय हमने 9वीं में पढ़ा था। तो अब परिमेय संख्या तो हो सकती है जो करनी के रूप में, लेकिन ये अपरिमेय जो इस रूप में होगा तो जिसको हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं, तो जिसमें भी अगर वर्गमूल का चिन्ह दिखता है तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि ये एक बहुपद नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 3 वर्गमूल x का वर्ग धन 4x धन 7, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर ये अंडर रूट में लिखा हुआ है, क्यूब रूट है, ये त्रिघात धन मूल के रूप में है ये, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये भी एक बहुपद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुपद की बहुत सीधी सीधी पहचान है कि अगर x के ऊपर किसी भी प्रकार के वर्गमूल, घनमूल या अन्य कोई भी मूल का चिन्ह लगा हुआ है, आप उसको बिल्कुल कह दीजिए कि ये बहुपद नहीं है। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास एक इस प्रकार का अगर समीकरण मिल गया जो बहुपद है, और वो है px बराबर 4x का वर्ग धन वर्गमूल 3x धन 7, अगर ये मिला तो अगर आपने पिछले उदाहरण को ध्यान में रखेंगे तो फिर हमारे से गलत होने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर मैंने पिछले वाले जो उदाहरण में जो भी बातें स्पष्ट आपको करी है, अगर वो आपके दिमाग में है तो शायद आप इसकी भी बता दोगे। अब मैं कहता हूं कि ये बहुपद है या नहीं, तो मेरा आंसर होगा है। क्यों है? तो इसके बारे में हम विचार करते हैं कि ये बहुपद इसलिए है क्योंकि मैंने पिछले उदाहरण में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप में बताया है कि जो बहुपद में चर है उसके ऊपर में वर्गमूल का चिन्ह नहीं होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा है कि उसके सामने जो संख्या है उसके ऊपर हो या ना हो। तो अगर जो अचर पद है, अचर पद किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वो करनी के रूप में भी हो सकते हैं और बिना करनी के रूप में भी हो सकते हैं, तो इसके बारे में हमको नहीं सोचना है। अगर बहुपद को बताना है तो हमारा कंसंट्रेशन केवल
चर के ऊपर होना चाहिए। अगर हमारे पास चर अगर वर्गमूल के रूप में, घनमूल के रूप में दिखता है तो आप उसको बिल्कुल बोल दीजिए ये बहुपद नहीं है। अगर ये सीधे सीधे हैं, बिना करनी के रूप में है, बाकी ये सब अगर किसी भी रूप में हो, चाहे ये प्लस माइनस कोई भी चिन्ह के साथ हो, चाहे ये वर्गमूल के रूप में हो, चाहे ये 7/3 के रूप में हो, चाहे जिस रूप में भी हो, किसी भी रूप में होंगे, हम इसे कह सकते हैं कि ये बहुपद है। तो बच्चों बहुपद है और नहीं में हमको केवल एक ही बात ध्यान रखना है, अगर चर के ऊपर में करनी का चिन्ह है तो वो बिल्कुल बहुपद नहीं होगा, और अगर चर बिना करनी के है और बाकी संख्याओं के ऊपर में करनी है या परिमेय संख्या के रूप में, अनुपात के रूप में अगर लिखा हुआ है प्लस या माइनस, जैसे मैं बता देता हूं कि -5x का वर्ग धन 7x या 7x धन अगर 3 में लिखता हूं तो ये बहुपद होगा। ये प्लस माइनस से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अचर राशियां हैं। -5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये सारी अचर राशियां, इनका मान निश्चित होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि x का वर्ग और x, इसके ऊपर कोई भी प्रकार के करनी का चिन्ह नहीं है, और जब ये करनी का चिन्ह नहीं है तो बच्चों हम इसे बोलेंगे कि ये एक बहुपद है। तो कुल मिला के बच्चों हमने क्या देखा, बहुपद क्या होता है। बहुपद को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां पर ये उनके अचर और चर पद होंगे। उसके बाद हमने बहुपद की घात देखी, बहुपद की घात में क्या होता है। उसके बाद किसे हम बहुपद बोल सकते हैं और किसे बहुपद नहीं बोल सकते हैं। ये तो आपके एक्सरसाइज में जो पहला एक्सरसाइज जो होगा आपके बुक का, उसमें आपको केवल इतना ही पूछा जाएगा कि ये अचर है कि नहीं या ये बहुपद है कि नहीं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास, मान लीजिए आपको ऐसा मिलता है कि 4x का वर्ग धन 3/वर्गमूल x धन 7। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया है और ये कहता है कि पहचानो कि ये बहुपद है कि नहीं। तो अगर जिसने ये समझ लिया कि भाई सर ने ये बताया था कि ये अगर कहीं करनी दिख रहा है तो वो बहुपद नहीं हो सकता, तो निश्चित तौर पे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इस रूप का भी आपको कोई समीकरण नहीं मिला। अगर x किसी भी उसमें समीकरण में हर में आ गया तो भी उसको हम बहुपद नहीं बोल सकते, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। तो बच्चों ये बहुपद की प्रारंभिक जानकारी हुई कि किसे बहुपद बोलेंगे और किसे बहुपद नहीं बोलेंगे। अब इसके बाद एक बहुत सिंपल सा सवाल जो हमारे परीक्षा में पूछा जाता है, और वो सिंपल सा सवाल है, और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि ये जो टोटल वीडियो जो मैं YouTube के माध्यम से आपको बना के भेज रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा ऐसे बच्चों के लिए है जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है लेकिन अच्छे नंबर पाना चाहते हैं और उन्हें बहुत छोटे छोटे टेक्निक की जरूरत है, उसके लिए ये वीडियो आपके सामने है। अब यहाँ पर फिर मैं आपको एक बताता हूँ कि बहुपद की संक्रिया, तो बहुपद की संक्रियाएं क्या होती हैं। तो जैसे ही संक्रिया शब्द आता है, मतलब इसे हम कहते हैं ऑपरेशन। तो गणित में कितने प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, तो गणित में ऑपरेशनों की संख्या होती है 4, और वो 4 ऑपरेशन है। सबसे पहला जोड़ना, दूसरा ऑपरेशन होता है घटाना, और तीसरा ऑपरेशन होता है गुणा, और चौथा ऑपरेशन होता है भाग। तो जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, पूरा गणित इन चारों संक्रियाओं पर आधारित है। आप गणित का कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, ये 4 संक्रिया ही उसमें काम आती है। तो इसे हम कहते हैं कि ये बहुपद या किसी भी उसकी संक्रियाएं हैं, और 4 संक्रिया आपको परमानेंट याद रखना है, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये होते हैं। अब बात आई कि भाई ये है, लेकिन बहुपद हम कैसे जोड़ें। तो बात यहाँ पर ये है कि आप सबसे पहले जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, बच्चों याद रखो कि एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल इससे मिलेगा। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि बहुपदों को जोड़ो। अब जोड़ो तो यहाँ पर एक बहुपद दे दिया x + 2, बिल्कुल है, और दूसरा दे दिया है तथा
x प्लस 5 और इनको हमको जोड़ना है। तो जोड़ना घटाना ये दो संक्रियाओं के लिए मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूं बच्चों। वो टिप्स ये है कि आपको टिप्स ये है कि समान पद ही क्या होंगे, जुड़ेंगे या घटेंगे। समान पद या समान घात वाले पद कह सकते हैं अपन, समान घात वाले पद ही जुड़ेंगे और घटेंगे। अब बात आई कि समान घात वाले पद जुड़ेंगे और घटेंगे कैसे हुआ। तो यहां पर आपको ये देखना है कि ये एक बहुपद आपको ये x प्लस 2 के रूप में दिया है और एक x प्लस 5 है। तो सबसे पहला काम आप ये कर दो कि x प्लस 2 और प्लस x प्लस 5 ये हमने किया। अब इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। थोड़ा सा आपको ये स्टार्टिंग है तो आप थोड़ा इस तरीके से बनाने की कोशिश करिए। जब आप परफेक्ट हो जाएं तो फिर आगे दूसरे तरीके का भी मैं बता देता हूं, बाकी दोनों तरीका यहाँ पर है। तो सबसे पहला काम आप ये करो कि x प्लस 2 को पहले लिखो ये, और उसके बाद प्लस है तो यहाँ पर आप प्लस। अब आप देखो कि इसमें x की घात 1 है तो यहाँ भी x की घात कितनी है, 1 है। तो अब आप क्या करो कि यहाँ पर x लिखो और यहाँ पर 5, मतलब जो है x की घात 1 है तो उसके नीचे x की घात 1 वाले पद को आप लिखो। x 2 है अचर पद तो यहाँ पर 5 है तो उसके नीचे अचर पद के नीचे आप अचर पद को लिखो। अब उसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, ये बहुत सारी गलतियां होती हैं जो विशेष तौर पर मैं आपका ध्यान इसमें आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं। मैं कापियां चेक करता हूं उसमें देखता हूं कि जो गलतियां होगी ये जैसे 2 और 5 कितना हो गया, 7, बिल्कुल ठीक है, यहां तक आपने सही लिखा। यहां पर प्लस और प्लस है, यहां पर भी आपने सही लिखा। जो गलतियां होती हैं वो इसी में ही होती है। और वो गलती क्या होगी, वो गलती ये है कि अगर मैं x और x को जोड़ता हूं तो क्या होना चाहिए, x और x जुड़ेगा तो क्या x स्क्वायर होगा, नहीं होगा। और बच्चे लिखते हैं x और x स्क्वायर। तो मैं बच्चों से आगे क्या आंसर आएगा वो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर मैंने आपको ये कहा कि आप 3 पेन लेके आओ बाजार से और उसके बाद फिर मैं कहता हूं कि 2 पेन की और जरूरत है तो आप 2 पेन और लेके आ जाओ। अब मैं अगर आपको पूछता हूं कि आप टोटल कितने पेन लेके आए दुकान से तो आपका आंसर क्या होगा, 5 पेन होगा। यही होगा कि 5 पेन स्क्वायर होगा, केवल होगा 5 पेन। कहने का मतलब पेन अपने स्थान पर निश्चित है, ना वो स्क्वायर होगा, ना वो क्यूब होगा, ना वो 4 घात वाला होगा, ना 5 घात वाला होगा। वो केवल एक जो पेन है वही होगा। तो यहां पर भी बच्चों हमको यही ध्यान रखना है कि x जो है वो अपने स्थान में x के रूप में ही रहेगा। जो कुछ जुड़ेगा वो इसके सामने जो संख्याएं लिखी हैं, जैसे x के सामने कुछ नहीं दिख रहा है मतलब वो 1 है, 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो जब आप 1 और 1 को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 2। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2x होगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए और कोई एक क्वेश्चन है और उसमें मैं अगर आपको ये बोलता हूं कि मान लिया 2x धन 5 है और यहाँ पर 7x धन 3 है, तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 5 और 3 हो गया 8 और ये x वही रहेगा, केवल जुड़ेगा 2 और 7, तो 7 और 2 कितना हो गया, 9। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 9x धन 8, ना कि 9x का वर्ग। ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। अगर मान लिया सवाल में आपको x का वर्ग है और ये भी x का वर्ग है तो ये हो जाएगा x का वर्ग। ये बिल्कुल वही रहेगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इसके सामने की जो संख्या है उसको जोड़ना है। तो ये जब जुड़ेगा तो 2 और 7 कितना हो गया, 9 हो गया।
तो ये 9x का वर्ग हो गया। इस तरह से हमको जोड़ना और घटाना है। मान लीजिए इसका घात 3 है और इसका भी घात 3 है, तो ये हो गया 3, ये हो गया। अब हमारे पास बच्चों एक दूसरा जो इसका तरीका, पहला तरीका तो ये है जो आपने बहुत आसानी से बनाया है। दूसरा तरीका ये है कि यहां पर आप देखिए x कितने बार है, 1 बार है, यहां पर भी x 1 बार है, तो x कितने बार आया, 2 बार आया। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कि 2x, और उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि धन, ये 2 और ये 5, तो 5 और 2 7। तो अगर आपने ये करने के बाद ये लिख दिया तो भी आपका आंसर सही है। अगर आपको इस तरीके से बनाना है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जोड़ने वाली संक्रिया हम इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। अभी मैं इसमें और एक एग्जांपल आपको बताता हूं, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अब हमारे पास दूसरा एक उदाहरण होगा और वो है कि एक बहुपद आपको दे देगा कि 2x का घात 3 धन 4x धन 1 को x का वर्ग 2 धन 3 के साथ जोड़ो, ये बोलता है। अब हमारे पास एक समस्या, कोई समस्या नहीं है, ये एक बहुपद है और दूसरा बहुपद हमको x का वर्ग धन 3 है। अब इनको जोड़ना है। तरीका मैंने आपको बताया है। सबसे पहला काम है आपको 2x का वर्ग धन 4x धन 1 और धन कर दीजिए x का वर्ग धन 3। इसमें जो मैंने आपको पहली विधि बताई है बच्चों, उस विधि में आप अपनी आदत डालिए। और ये है कि सबसे पहले आपने पहला बहुपद लिखा तो 2x का वर्ग धन 4x धन 1, सॉरी 2x का घात 3 है, ये। अब अपन क्या करते हैं, यहां हम लिख देते हैं x का वर्ग और धन 3। अब इसमें हमारे से जो गलती होती है वो गलती आखिरी तक हम नहीं सुधार पाते और फाइनली हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो उस गलती को सुधारने के लिए मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा वो तरीका क्या है। वो तरीका आपके पास ये है और बहुत स्पष्ट बनता है। सबसे पहले काम आपको इसको क्या करना है कि व्यवस्थित क्रम में लिखना है। व्यवस्थित क्रम का तात्पर्य आप ये याद रखो कि या तो घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में। अब इसमें क्या होगा, तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले हमने अधिकतम घात का पद कितना है, 3 है, तो यहां पर हमने लिख लिया 2x का घात 3, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमको 4x दिख रहा है, लेकिन अगर आप व्यवहारिक दृष्टि से देखोगे तो 3 के बाद घटते क्रम में, मतलब 3 से अब कम, तो 3 से अगला पद जो आएगा छोटा, वो कौन सा पद होगा, 2 पद होगा, मतलब जिसकी घात 2 होनी चाहिए। क्या यहाँ पर आपको घात 2 का कोई पद दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो पद नहीं है उसको 0 गुणा x का वर्ग लिखना है, ये आपने लिख दिया। तो 3 के बाद अब 2 आ गया। अब इसके बाद आपको अगला पद देखना है कि घात 1 वाला पद, तो बिल्कुल है वो आपके पास 4x, तो यहां पर आपने लिखा 4x और x की घात 1 है, उसके बाद x की घात 0 का मतलब आपको मालूम है 1 होता है, तो इसलिए वो आपके पास यहाँ पर 1। तो 2x के घात 3 धन 4x धन 1 को हमने व्यवस्थित रूप में 2x का घात 3 धन 0x का वर्ग धन 4x धन 1 के रूप में लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा काम हमारे पास क्या होगा, अब जोड़ना किसको है, x के वर्ग धन 3 को। तो यहां पर यह होना चाहिए कि x के वर्ग धन 3 को जोड़ना है, तो जो पद है समान घात वाले पद ही जुड़ेंगे या घटेंगे। तो समान घात, तो यहां पर x की घात 3 नहीं है, तो नहीं है तो सबसे पहले आप 0 गुणित x की घात 3 लिख लीजिए, उसके बाद प्लस
अब x का वर्ग है, बिल्कुल है, तो वो यहाँ पर होगा x का वर्ग और उसके सामने कुछ नहीं है, मतलब वो 1 गुणित x का वर्ग होगा। उसके बाद आपके पास x का 2 घात के बाद x का घात 1 वाला पद मिलना चाहिए, तो x का घात 1 वाला पद नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 0 गुणित x और उसके बाद अचर पद वाला पद है वो है 3। तो हम देखते हैं बच्चों कि ये 3 पद था और वो 2 पद, लेकिन हमने इसको टोटल जब व्यवस्थित किया तो दोनों में 4 पद आए। अब क्या करना है, क्योंकि शून्य का किसी के साथ भी गुणा करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन जब हम इसको जोड़ते या घटाते हैं तब इस पद का हमारे पास महत्व है और इसको हमको जोड़ना है। तो जब जोड़ना है तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि x की घात 3 के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है, वो x का घात 3 है, तो यहाँ पर हमको x की घात 3 ही लिखनी है। ये हो गया। अब ये 2 है और ये 0 है, तो 2 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख दिए 2। अब दोनों प्लस है तो आप यहाँ प्लस लिख दीजिए। अब यहाँ x का वर्ग है, जैसा हमने x की घात 3 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है, तो वैसे ही हम x की घात 2 के साथ भी नहीं करेंगे। तो जब हम x की घात 2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे तो हम उसको भी x का घात 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर 0 और 1 है, तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा, तो वहां पर हमने लिख दिया 1। उसके बाद अब फिर हम ये देखते हैं कि ये दोनों प्लस है, तो आपने यहाँ पर प्लस लिखा। अब उसके बाद ये x है और ये x है, वही प्रक्रिया, कोई छेड़खानी नहीं, हमने इसको यहाँ पर x लिखा और 4 और 0 को जोड़ा तो यहाँ 4 हो गया, और फिर दोनों प्लस है तो प्लस और प्लस, 1 और 3 कितना हो गया, 4। तो कुल मिला के इनका जोड़ हमको क्या मिलता है, 2x का घात 3 धन x का वर्ग धन 4x और 4। तो बच्चों इसको जोड़ना बहुत आसान है, इतना आसान है, अगर आप ऐसे जोड़ लेते हो तो बहुत आसानी से आप सबसे पहले अधिक घात वाले पद को लिखो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके आप पूरा लिखते जाओ। वैसे ही उसको भी जब ऊपर वाला लाइन आपका सेट हो गया तो नीचे वाले लाइन को आप उसके आधार पर सेट कर सकते हो। मतलब जो अधिक घात वाला पद मिला आप उसके आधार पर उससे कम घात वाले पद को व्यवस्थित करो, और उसके बाद पदों के नीचे पदों, समान घात वाले पदों को एक के नीचे एक रखो और उसके बाद उनको आप जोड़ दो। इस तरह से वो होगा। और इसको अगर अपन ऐसे लिखना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो 2x का घात 3 है और कहीं पर है क्या, नहीं है, तो आप चुपचाप उसको लिख दो। उसके बाद अब आप देखो कि 2x की घात 3 के बाद इससे छोटा वाला पद कहाँ दिख रहा है, x का वर्ग दिख रहा है। x का वर्ग और कहीं दोबारा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, और उसके सामने प्लस है तो आपने x का वर्ग लिख दिया। अब उसके बाद फिर क्या देखते हो आप, x के घात 2 से छोटा वाला पद क्या होता है, x का घात होता है। तो जब x के घात 1 वाला पद, तो यहाँ पर वो केवल 4x दिख रहा है और इसके सामने प्लस है, तो आप यहाँ पर लिख दिया 4x। और उसके बाद अब इससे छोटा होगा जिसमें x की घात 0 होगी, मतलब वो अचर पद होगा, और जो अचर पद है तो वो दिख रहा है 1 और 3, दोनों के सामने प्लस है, तो 1 और 3 को जब हम जोड़ देते हैं तो वो 4। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ये एक ही लाइन में बन गया, और वो 2x का घात 3 धन x का वर्ग धन 4x धन 4। जो काम हमने इतना लंबा किया, अगर थोड़ी सी समझदारी हमारे सामने है तो आप केवल घातों को देखते जाओ, वो जितने बार जहां पर भी है उसके हिसाब से आप जोड़ो, नहीं है तो आप उसी को लिखो और उसके बाद आप उसको हल कर दो। तो ये एक लाइन में आंसर है, और ये सिस्टमैटिक प्रक्रिया के तहत ये आपने इस तरीके का आंसर लाया। आप देखोगे कि दोनों आंसर बराबर है। तो आपको यही करना है कि केवल जोड़ने वाली बात आएगी तो आप दोनों तरीके से सवाल बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नंबर का नहीं आएगा। 1 नंबर तो हमारा ऑब्जेक्टिव में आता है 10th बोर्ड में, लेकिन जो 2 नंबर के सवाल हैं वो 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो 2 नंबर के लिए अगर आप एक लाइन में लिख दोगे तो हो सकता है आपको 1 नंबर ही मिले या 1.5 नंबर मिले, लेकिन अगर आप प्रक्रिया के तहत आप बनाते हैं तो आपको 2 नंबर पाने का पूरा हक है और आप पाएंगे। तो बच्चों ये हमारा जोड़ने का कार्यक्रम, यह हमने जोड़ा। अब अगर हमको ये कह दे
कि घटाना है। अब यहाँ घटाना है तो अब हम क्या करेंगे, तो घटाने के लिए भी बिल्कुल वही प्रक्रिया है, लेकिन गलती क्या होती है, यहाँ जो गलतियां हमारे से होती हैं वो मैं आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा कि जैसे हमारे पास ये है कि x का वर्ग धन 4x धन 3 को x का घात 3 धन 2x धन 7 से घटाओ। प्रश्नकर्ता ने अपना प्रश्न कर दिया, समझना आपको है। बहुत सारे बच्चे इसी में इतनी गलतियां करते हैं कि जो सवाल में हम बहुत आसानी से अंक पा सकते थे, उस सवाल में हम अंक पाने के बजाय अंक गंवा देते हैं, केवल एक छोटी सी गलती के कारण। क्या करते हैं, हमारी गलतियां क्या होती है, जैसे ही हम सवाल पढ़ते हैं, ये तो हमने बनाया है x का वर्ग धन 4x धन 3, पहले लिख दिया x का वर्ग धन 4x धन 3 और उसके बाद यहाँ लिख दिया x का घात 3 और यहाँ 2x और 7 और यहाँ चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया है, थोड़ा सा आपने ध्यान रखा है तो आप ऐसा कर दिए। और उसके बाद यहाँ पर आपने जो घटाने की प्रक्रिया है वो घटा दी और आपने आंसर लिया और क्या बोले, अपन ने तो सही किया है। लेकिन आपको जब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये जो बहुपद है इसको इससे घटाओ। मैं बोलता हूं कि 4 को 5 से घटाना है, तो 4 को 5 से घटाना है तो पहले कौन सी संख्या लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी ना। 5 को पहले आप लिखोगे और 5 ऋण 4 लिखोगे तब आपको एक आएगा, क्योंकि इसको इससे घटाना है। सॉरी, इसको जब इससे घटाना है तो आपको पहले इसको लिखना पड़ेगा। तो को और से, तो जो से के सामने जो लिखा रहता है उसको आपको पहले लिखना है और को जो लिखा रहता है उसको बाद में लिखना है घटाने की प्रक्रिया में। जोड़ने में तो चलो ठीक है कि क्रम निर्णय का नियम पालन करता है, इसलिए आप किसी को किसी के साथ भी जोड़ दो, लेकिन घटाना और भाग ये क्रम निर्णय नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए आपको इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि जो से बोला है तो से को पहले लिखना है और को बोला है तो को बाद में लिखना है। तो ये बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। उस समय की जो स्थिति बनेगी वो x की घात 3 धन 2x धन 7, इसको आपको पहले लिखना है। और अब ये हो गया कि x का वर्ग धन 4x धन 3, तो क्या ये मैंने सही लिखा है? नहीं लिखा है, केवल मैंने पदों को भर सही लिखा है कि x का वर्ग धन 2x धन 7 है, इसको पहले लिखा और इसको बाद में। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया है उस तरीके से नहीं, क्योंकि समान घात वाले पद को ही आपको एक साथ रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बच्चों हमको एक काम ये करना पड़ेगा कि जो x की घात 3 वाला पद लिखना है तो x का घात 3, लेकिन यहाँ पर x का वर्ग वाला पद नहीं है तो आप 0 गुणित x का वर्ग लिखोगे, फिर 2x लिखोगे, फिर 7 लिखोगे और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर x का वर्ग है लेकिन x का घात 3 नहीं है, इसलिए आप 0 गुणित x का घात 3, फिर आप लिखोगे 1 इंटू x का वर्ग और फिर 4x और धन 3। अब बच्चों यहाँ पर हमने ये भी काम सही कर लिया, हमने दो जो गलतियां थी उसको सुधार ली। सबसे पहला हमने इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा। उसके बाद दूसरा काम ये था कि पदों को भी हमने समान घात के रूप में व्यवस्थित कर लिया। अब जो तीसरी गलतियां होती है, घटाने का बोला, क्या करते हैं हम यहाँ पर एक ऋण चिन्ह लगा देते हैं, उसके आगे के चिन्हों को बदलना हम भूल जाते हैं, तो वहां पर फिर हमारे पास गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या बोले, 100% गलती होती है। तो यहाँ पर जब आपने माइनस किया है तो ये प्लस है ये भी माइनस होगा, ये प्लस है ये भी माइनस होगा, ये प्लस है ये भी माइनस होगा।
तो अब जो आपके पास होगा, आप भूल जाओ कि अब ये प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अब करना वही है, इसके सामने 1 है, इसके सामने 0 है, 1 में 0 को आप घटाओगे 1 मिलेगा, घात वाले पद वैसे रहेंगे। उसके बाद अब आपको देखना है 0 में 1 को घटाना है। तो जब आप 0 में 1 को घटाओगे तो बड़ी संख्या कौन सी है? 1 है। तो घटाने के नियम में क्या होता है? बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वही यहाँ पर भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर माइनस और ये 1x² और उसके बाद फिर हम देखते हैं 2 और 4। तो 2 और 4 में भी 4 के सामने ऋण चिन्ह है, इसलिए ये ऋण आ जाएगा। और 4 में 2 को घटाएंगे तो हमको 2 मिल जाएगा और x, और यहाँ 7 बड़ा है और 3 छोटा है, तो 7 में 3 घटेगा तो वो 4 है और 7 के सामने का चिन्ह क्या है? बड़ा, इसलिए प्लस। तो बच्चों घटाने में एक ही नियम याद रखना कि 2 समान चिन्ह वाले पद, चाहे वो ऋणात्मक रूप में रहे चाहे धनात्मक रूप में रहे, वो जुड़ेंगे। और चिन्ह जो भी है, ऋणात्मक का है तो ऋण आएगा, धनात्मक है तो धन का। लेकिन अगर विपरीत चिन्ह वाले पद हैं तो विपरीत चिन्ह वाले पदों को आपको निश्चित तौर पे घटाना है और बड़ी संख्या के चिन्ह को आपको उसमें लिखना है। तो बच्चों ये हमारे पास बहुपद में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया का हमने आज अध्ययन किया है। अब इससे संबंधित जो सवाल होंगे, बहुपदों को घटाने का, बहुपदों को जोड़ने का, कम से कम आप 10-10 सवाल जो जोड़ने और घटाने का है, और किसे हम बहुपद कह सकते हैं, कौन बहुपद नहीं होगा, किस पद को बहुपद के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, बहुपदों को कितने घात होते हैं, बहुपदों के घात क्या होते हैं, ये सारी चीजें बच्चों आपको स्पेशल ध्यान देनी है। अब ये हो जाएगा अगर हमारा जोड़ना और घटाने की प्रक्रिया का अगर हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा बहुपदों को गुणा और भाग कैसे करते हैं उसको बताने के लिए। तो बच्चों अभी आज जो हमारे पास हमने आज जो देखा वो बहुपदों को कैसे जोड़ा जाए और बहुपदों को कैसे घटाया जाए। इसके बाद के अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।